वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। यस और नो? हम लोगों ने जो रिलेशन डेवलप किया था दैट वाज μ0 qv अपॉन 4πr²। यस और नो? आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। और मुझे मालूम है कुछ सूझेगा नहीं इसमें। इस डेरिवेशन, इस क्वेश्चन को हम लोग 10 मिनट बाद समझेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम लोग पहले तैयार कर लें, उसके बाद धड़ाधड़ हम लोग पूरे डेरिवेशन को निपटा देंगे। क्लियर है? तो तैयार है हम लोग? तो चलो, सबसे आसान थ्योरम बताओ, पाइथागोरस थ्योरम। हम सब जानते हैं हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बचपन में पढ़े थे, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले सोना चांदी तोले। क्लियर? तो बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पढ़े हैं हमने, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सब जानते हैं ना? ये भी आप जानते हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, राइट हैंड पाम रूल सभी को पता है, डायरेक्शन निकालना सिखा चुका हूं। अच्छी बात है। अच्छा, ये देखो, इधर ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है। अब आप बताओ, सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ की, एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ की, तो मुझे मालूम है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे अगर कोई दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो दोनों टेंजेंट्स का लेंथ कैसा होता है? इक्वल। यानी अगर ये y है तो ये भी y है। समझ में आई है? अगर मैं सेंटर से यहाँ कोई लाइन खींच दूं तो ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैंने यहाँ से इसको ये मिला दिया तो ये एंगुलर बाइसेक्टर का काम करेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा। ये बात समझ में आती है सभी को? अच्छी बात है, ये बात भी आपको क्लियर है। और सुनो, अगर यहाँ तक का नज़ारा क्लियर है तो अगली बात पे आता हूँ, गौर से सुनिएगा सब लोग। ये सर्कल है, इसका एरिया ए है, ठीक है? वैसे मैं ये कईयों बार आपसे पूछ चुका हूँ, आज फिर पूछ रहा हूँ, बता देना। इस पे कोई छोटा सा एरिया कंसीडर करना है, क्या बोलते हो? ये ऐसे छोटे छोटे डीए इसमें बहुत सारे होंगे। ये छोटे छोटे डीए से इसको छक भर दूं और फिर इन सभी डीए को जोड़ूं तो ये बराबर ए आता है। ये बात आप सब लोग जानते हो। फिर मैं आपसे ये कहता था कि बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख देते हैं। क्लियर? अब जामे तो डीए 2 4 6 बार है, लेकिन मैंने तो एक ही वेल लिखी है। 4 6 वेल लिखवे की जरूरत है? हाँ, एक वेल लिख दई तो जीतेगा डी है, बिन सिकन को जोड़ेगा जे अगर इंटी बोलो भैया बेर बेर आ रहे तो मैं बेर बेर लिखवे की जरूरत ना आने का है? अच्छा, इसी तरीके से अभी थोड़ी देर बाद ऐसा होगा, ठीक है? आप तो जैसे ये स्टेप समझाया, जो मैं समझा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना। किसी एक पॉइंट पर किसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा डीबी साइन थीटा, फिर किसी दूसरे रीजन की वजह से भी इधर की तरफ ही डीबी साइन थीटा पैदा होगा, फिर किसी तीसरे रीजन की वजह से भी इधर की तरफ ही डीबी साइन थीटा पैदा होगा। तो आप मुझे बताओ, इस पॉइंट पर अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। ये क्या है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड को चाहे तो मैं बी लिख दूं और चाहे मैं ऐसे लिख दूं इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीबी बी तो होता है। बोलो भैया, जो मैंने बोला आपको पल्ले पड़ा। इसमें ये डीबी साइन थीटा बहुत बार आ रहे हैं, तो एक ही बेर लिखेंगे या बहुत बेर लिखेंगे? एक ही बेर। समझ में आ गई? बड़े समझदार हो। आगे बढ़ रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट है, कुत्ता जालंग खींच रहा 5 न्यूटन थे, बिल्ली जालंग खींच रही है 4 न्यूटन थे। जागो रिजल्टेंट कैसे जागो? हाँ, ऐसे जागो जो पढ़े लिखे हैं, जिनने 11 पढ़ो है बिना समझ में आ रही है, तिन्ने ना पढ़ो तिन्ने जी समझ में आ रही है। कुत्ता ज्यादा ताकत लगा रहे हो, ऐसे जागो। क्लियर? तो जो कह रहे हैं ऐसे जागो, बे समझ ले, बिना समझा रहा हूं। कुत्ता ज्यादा ताकत लगा रहा हो, कुत्ता ने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर में यहां से यहां खींच लिया, तो इतनी देर तक बिल्ली चुप नहीं बैठेगी। बिल्ली ताकत कम लगा रही है, लेकिन लगा तो रही है ना। बिल्ली क्या ही कुत्ता दे देखें कैसे ले जाओ मुंह पे थे। क्लियर? तो न तो ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, न ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा ऐसे। यानी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होगा दैट वुड बी लाइक दिस।
अगर ये दोनों ताकतें एक साथ लग रही हैं तो ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होगा वो ऐसे होगा, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ कुत्ता एंड बिल्ली। क्लियर है? समझ गए? पक्का? बताइए, कुत्ता जालंग खींच रहा हो, बिल्ली जालंग खींच रही है, तो रिजल्टेंट कैसे जाओ? कैसे जाओ? कुत्ता जालंग खींच रहा है, बिल्ली जालंग खींच रही है, तो रिजल्टेंट कैसे जाओ? मतलब मैं कितने लाइन खींच दो, तुम बीच में से लाइन डाल दोगे? यस और नो? सही बोल रहा हूं? अच्छा बताइए उन्हें, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब ये किसी न किसी का रिजल्टेंट है जरूर, जहां पे कोई ना कोई दो ताकतें लग रही हैं। कौन सी दो ताकतें लग रही हैं? ऐसे और ऐसे, यानी ये रिजल्टेंट है जा का और जा का। क्लियर है? ऐसे ये भी किसी न किसी का रिजल्टेंट होगा क्या? ये भी किसी न किसी का रिजल्टेंट होगा। किस किस का? जागा, जागा और जागा। क्लियर है? जागा और जागा। बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अगर मैंने बोला कि भैया ये किसी न किसी का रिजल्टेंट है, तो किस किस का? जागा और जागा। क्लियर? ये भी किसी न किसी का रिजल्टेंट है। समझ में आ रही है? जागा और जागा। ऐसा नहीं है पेपर में याद आ जाए आका। जागा और जागा। क्लियर है? तो ऐसे अगर मैं पूछूंगा तो तुम बता दोगे? बताइए जो किस किस का रिजल्टेंट है। हाँ, जागा जागा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात समझ में आ रही है तो अगली बात बताओ, ये किस किस का रिजल्टेंट है? जागा और जागा। यहां तक क्लियर है? गौर से देखिएगा, ये ए है और ये थीटा है। कौन सा कह रहे हो? जरा ये cos थीटा हाथ खड़ा कर दे। निराट गधा हो तुम। मैंने पूछी, मैं तो जीवारो पूछ रहा हूं, तो तुमने ये cos थीटा क्यों कही? क्यों कही? मैंने पूछीगा। ये ए है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? अच्छा, हर बार मैं यही पूछता हूं इसलिए आप ऐसे करते हो हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं और टीसुजा में ऐसे बैठे बिना एवेनो जेई ना पता हो। ये बीच वाली लाइन कौन सी लाइन के साथ एंगल बना रही है? इस लाइन के साथ। तो बीच वाली लाइन जिस लाइन के साथ एंगल बनाती है उस लाइन को हमेशा हम लोग कॉस बोलते हैं। तो ए पैसों की पैसों दे देंगे, बचो खुचो कॉस थीटा, और जो बची हुई लाइन है उसे साइन बोल देते हैं फिर, तो ये हो जाएगी ए साइन थीटा। कहानी समझ में आ रही है? ये सब चैप्टर 1 में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर करा चुका हूं। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पढ़ाया था, तब बताया था। अब बताइए, जे डी बी है और जे थीटा है, तो बताओ जे कितने के जाओ? हाँ, क्योंकि अब जे वाई लाइन के संग एंगल बना रही है, तो जे जाओ त्याओ डी बी कॉस थीटा, जे जाओ त्याओ। हाँ, ऐसे कहीं ऐसे कहते हैं, कहोगे ना? हाँ, ऐसे कहीं हो हैं। पहली पूछो, बताओगे? बताओ। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है डीबी कॉस थीटा, इस पॉइंट पे इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है डीबी कॉस थीटा, और इसमें इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा, और भी बहुत सारे डीबी साइन थीटा है यहाँ में, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा, ऐसे बहुत सारे हैं। अब आप मुझे बताओ इस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है? यू मीन टू से ए है? अच्छा, तो जिनको क्या कराओगे? अच्छा, बरोबर है, और डायरेक्शन अपोजिट है, ताते जीरो है जागी। हाँ, कितने अच्छे बच्चा हो भगवान कसम। तुम अब तक कहाँ थे? अब जोक सपाट, कम टू द पॉइंट, क्योंकि अब मैं जो भी बताऊंगा वो समझ नहीं आएगा। क्लियर? इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से हमें देखना है। तैयार है? चलो, थोड़ा सा मैं इधर ये साइड में मैंने एक सर्कुलर कॉइल ले ली, इसमें ये करंट बहरिया है। बहरिया नहीं बहरिया? कैसे बहरिया? ऐसे बहरिया है ना? ये देख रहे हैं आप? तो ये सर्कुलर कॉइल मेरे हाथ में दिखाई दे रही है आपको। तो करंट कैसे बहरिया? ऐसे बहरिया। ठीक है, अब ये सर्कुलर कॉइल वास्तव में ऐसे रखी है।
अब आप ऐसे देखोगे तो यार सामने से आपको केवल एक लाइन नजर आएगी, ये रिंग 7 जन्म में नजर नहीं आएगी। तो थोड़ा सा रिंग का व्यू भी बना रहे और ऐसे भी रखी रहे, दोनों ही काम एक साथ करने के लिए मैंने रिंग को थोड़ा सा ऐसे बना दिया है। कहानी समझ में आई? मैं बना रहा हूं, गौर से देखिएगा आप लोग। क्लियर? समझ गए? जो रिंग ऐसे है वो मैंने अब ऐसे बना दी है। क्लियर? ऐसे मैंने इसलिए बनाई है जिससे आपको रिंग का नजारा भी नजर आए और वास्तव में ये रिंग रखी है ऐसे, ऐसे एज्यूम करें। समझ गए आप? बताओ ये रिंग का कौन है? सेंटर को नाम दे दिया ओ। ये रिंग की कौन है? रेडियस को नाम दे दिया आर। इस रिंग का ये क्या है? एक्सिस। तो यहां पर मैं एक्सिस ऐसे बना दूं, बोलो भैया। क्लियर? तो वो कह रहा है इस सर्कुलर रिंग का ये जो एक्सिस है, तो एक्सिस पे स्थित किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने मान लिया इस पॉइंट P का रिंग के सेंटर O से जो डिस्टेंस है वो x है। ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। क्वेश्चन समझ में आ गया? वो कह रहा है करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, उसके एक्सिस पर स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करो। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। गॉट इट एवरीवन? बोले बच्चों ये साइड में फिगर, ये दो फिगर के साथ इसलिए बता रहा हूं जिससे आप करंट की डायरेक्शन को सही से अज्यूम कर पाए। अभी करंट कैसे बह रहा है बताओ? अब अगर यही रिंग यहां पर मैं ऐसे दिखा रहा हूं तो ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ है, ये वाला हिस्सा आगे की तरफ है। 3D पिक्चर है एक्चुअली ये। क्लियर? तो आप बताओ करंट कैसे बह रहा है? ऐसे बह रहा है। बोलो। तो मैंने क्या किया, यहां पर दो एलिमेंट कंसीडर किए। एक स्मॉल एलिमेंट मैंने ये कंसीडर कर लिया ए बी, और मैंने इसको नाम दे दिया, इसकी लेंथ को dl। एक स्मॉल एलिमेंट मैंने यहां पर कंसीडर किया है, इसको नाम दे दिया a डैश b डैश, और इस एलिमेंट की लेंथ भी कितनी है? dl। ठीक है भैया? क्लियर? मैंने यहां पर दो एलिमेंट कंसीडर किए हैं। रिंग ऐसे रखी है, एक एलिमेंट ऊपर की तरफ ए बी, क्लियर, दूसरा एलिमेंट नीचे की तरफ a डैश b डैश। क्लियर? वैसे तो हम लोग अभी तक जो करते थे एक एलिमेंट के कारण निकालते थे, अब यहाँ पे जो नई हत्या लग गई, दो काय के निकल रहे हैं, तो वो अवेल बताऊंगा दो काय के निकल रहे हैं। ठीक है? पहले डेरिवेशन कर लो। तो ये दो एलिमेंट हमने कंसीडर किए। अब बात कर रहा हूं, आप बताओ करंट कैसे बह रहा है इसमें? अभी इसके साथ फिर देखो, करंट ऐसे बह रहा था, मैंने रिंग ऐसे रख दी है, कैसे बह रहा है? तो जहां मैं एरो कितनी लंग लगाऊं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? और जालंग, समझ गए ना? सिर्री बता दो कैसे घूम रहे हो, करंट घुमाऊ नहीं है बात समझ? सीन क्लियर है? अब करंट है घूमन दो, ऐसे ध्यान रखना कैसे घूम रहे हो, ऐसे ही घूम रहे हो। चलो अच्छी बात है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी और ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। बताओ भैया कैसी लेंथ होगी ये? इक्वल। ये एंगुलर बाइसेक्टर का काम करेगा। ये थीटा है तो ये घसीटा है। बोलो भैया। ये टेंजेंट है तो ये एंगल कितना हो गया? तो हमने अकॉर्डिंग टू द बायो-सेवर्ट लॉ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो फॉर्मूला पढ़ा था dB बराबर म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो मैं वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं स्मॉल एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये मैंने लिखा dB बराबर म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा की जगह 90 लिख दूं अपॉन r कितना है ये y, तो r की जगह क्या लिख दूं y स्क्वायर। साइन 90 कितना होता है? तो dB बराबर आपका हो गया म्यू 0/4 पाई आइडियल अपॉन y स्क्वायर। साइन 90 लिखूं, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब बेटा बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से देखना, वापस आ रहा हूं। बताओ करंट कैसे बह रहा है? ऐसे, रिंग ऐसे रखी है, करंट कैसे बह रहा है? अब मुझे ये बताओ, जो ऊपर की तरफ आपने एलिमेंट कंसीडर किया है ए बी, उसमें करंट किसकी तरफ है? तुम्हारी तरफ। नीचे वाले एलिमेंट में मेरी तरफ। ठीक है? अब मैं नीचे वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूं, बेटा ध्यान से समझना। नीचे वाले एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन किसकी तरफ है? मेरी तरफ। ठीक है? ध्यान देना। अब जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं मेरे हिसाब से ही आप समझ। राइट हैंड पाम रूल हम सब जानते हैं। तो करंट की डायरेक्शन किसकी तरफ होगी? मेरी तरफ। राइट? तो ये थंब सही बनाया क्या अभी? अब सही बनाया?
अब सही नहीं है क्योंकि करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गई। अब मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो करंट तो ये हो गया अंदर की तरफ, अब पॉइंट ये ऐसे हो गया, पॉइंट हल्का सा ऊपर की तरफ है, तिरछा है, बोलो भैया। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पाम के परपेंडिकुलर होगी। जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? सीन क्लियर है? तो बताओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाऊं? अब चूंकि स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो स्मॉल एलिमेंट के कारण निकालना हो तो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल आएगा या बड़ा आएगा, इसलिए डीबी लिखा है। नहीं ये बात समझ में आई डायरेक्शन? अब दूसरी तुम बताओ, चलो ऊपर वाले एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन किसकी तरफ है? तुम्हारी तरफ। करंट तुम्हारी तरफ है, पॉइंट ये रहा, हाथ बनाओ कैसे बनेगा, बस फील ले लो, थोड़ा हाथ तिरछा करने में तकलीफ हो रही होगी। ये करंट है और पॉइंट ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पाम के परपेंडिकुलर है। समझ गए? तो बुरी नहीं लगे तो ऐसा हद दऊं नहीं हद दऊं, समझ गए? सोच लो, बात समझ में आई? जे डीबी और जे डीबी यही समझ में वाली बातें हैं। सीन क्लियर है? आगे बढ़ो। हाँ भैया ये बात समझ में आई कि नहीं? ये पहले बता जल्दी। आ गई? तो आगे गौर से देखिएगा, ये डीबी किसी न किसी का रिजल्टेंट है। किस किस का? जाका और जाका। क्लियर है? अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ऐसा क्यों होगा वो मैं अवेल बता दूंगा आपको 5-10 मिनट बाद, ठीक है ना? पहले डेरिवेशन हो जाए, तो यहां बताऊंगा तो घिचपिच हो जाएगी। क्लियर? मान लो फिलहाल ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है? अब आप बताओ ये डीबी है ये थीटा है तो ये कितना हो गया? डीबी कॉस थीटा, ये डीबी साइन थीटा। इतनी बात समझ गए? अच्छा ये भी डीबी है, ये भी किसी न किसी का रिजल्टेंट है। किस किस का रिजल्टेंट है? जाका और जाका। यू मीन टू से ए है और ए है। क्लियर? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वही अवेल रीजन दूंगा, सेम रीजन है दोनों के। क्लियर? अब आप बताओ ये डीबी है ये थीटा है तो ये डीबी कॉस थीटा, ये डीबी साइन थीटा। क्लियर? ये बंदरिया कहां से आएगी जहां में? क्लियर? तो ये डीबी साइन थीटा। सीन क्लियर है? यस और नो? तो आप ही बता दो ना, इस पॉइंट पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है? अच्छा इंटीग्रेशन और डीबी साइन थीटा जी कहां चले जाएंगे? समझ गए? अब मेरी बात ध्यान से सुने, यहां पर डीबी कॉस थीटा दोनों बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। और ये वाले जो कंपोनेंट है डीबी साइन थीटा एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए जुड़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब सुना मेरी बात ध्यान से, मैंने अभी तक 2 ही एलिमेंट कंसीडर किए हैं, राइट? और भी एलिमेंट, ऐसे दुनिया भर के एलिमेंट आप इस पे कंसीडर कर सकते हो। तो हर एलिमेंट को जैसे आप ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, फिर उसके 2-2 कंपोनेंट रिजॉल्व करोगे, तो सबके डीबी कॉस थीटा अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो कट जाएंगे, और सबके डीबी साइन थीटा ऐसे आते जाएंगे। तो इस पॉइंट पी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? तो इस पॉइंट पी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिखो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बोले तो ऐसे बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। बच्चे समझाना हो मोहितो, बच्चे ही स्टेप है जहां मैं समझ में आ रहा हूं, मेन समझ में आ गई? तो बस आपका चुप बचौना है सिवा मैथमेटिक्स के। करें दप्पा? करो करो, बताओ इंटीग्रेशन और डीबी। बी सिर ही बता देगा। डीबी की जगह जो लिख दूं इक्वेशन 1 से, म्यू 0/4 पाई आईडीएल अपॉन वाई स्क्वायर साइन थीटा बेसो की। चुप हो जाओ, ठीक है? क्लियर है? ये इंटीग्रेशन काय के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी के बगल से एल है? ओके, एल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बच्चा कुच्चा किसको फेंकू बाहर? म्यू 0/4 पाई आई अपॉन वाई स्क्वायर साइन थीटा इंटीग्रेशन और डीएल। हुआ को परेशानी नहीं हुए तो बताए थे, ना ने तो फिर सुन ले। बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई वाई स्क्वायर। बचपन में जो पढ़ गए थे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पढ़े नहीं पढ़े?
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जहाँ मैं बताऊँ जहाँ ट्राइंगल देखो घुर्रा घुर्रा है और बताऊँ जहाँ मैं पर साइन थीटा ये है गो परपेंडिकुलर के देगा आर, हाइपोटेन्यूज के देगा पाई। तो साइन थीटा की जगह का टांग दूं, तो साइन थीटा की जगह आर अपॉन वाई का हुए को परेशानी इंटीग्रेशन और डीएल की जगह का लिखूं ओ एल का के बराबर हुआ 2 पाई आर। समझ गए? बताए भाई जरूरत तो ना है। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में बता दिया था सब। यानी यू मीन टू से इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बराबर एल ओ एल बराबर 2 पाई आर। समझ में आई बात सभी को? तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह मैंने सीधा टांग दिया 2 पाई आर का हुए को परेशानी। तो b बराबर त्याई है गई लल्ला म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई आर 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 स्क्वायर समझ जाओगे ना। अपॉन का बचेगा वाई के रुको डटो का बचेगा ले लेके देता हूँ वाई क्यों ले तुम घुस रहा हूँ वाई का चुना है जन्नो क्लियर है। तो लल्ला जे है गई त्याई b बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर का बचेगो वाई क्यूब बचेगो। इधर देखो नजर मारो जरा, इधर जरा गौर से देखिएगा, इस ट्रायंगल को घुर्रा घुर्रा के देखिए। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस। कुछ कहना चाहोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बन जाएगी इक्वेशन? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप मुझसे ये कहना चाहते हो वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कहना चाहते थे आप? ये तो कह देते कहीं कहे नहीं तुमने कहे चाहे स्क्वायर है टांगो तो कहा हो अंडर उड़ाए जाते हैं ऐसे। तो चाहे न्यो लिख दूं वाई बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। काय की कमी रह गई है? नाला अंडर रूड ना लगा तो पावर कितने का आते हैं 1 भाई तू बोलो भैया, तो 1 भाई तू। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो बॉस हमारी y की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन मुझे चाहिए क्या? y क्यूब चाहिए। तो इधर का क्यूब करूंगा तो इधर का भी क्यूब करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो ये हो जाएगा LHS का क्यूब किया तो ये y क्यूब, इसका क्यूब करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समझ गए ना क्यूब करना? कि करके बताओ कईयों ने जाको क्यूब समझ में लाने आओ ना है ऐसे बोलो क्लियर है पक्का? तो मैं वाई क्यू की जगह क्या लिख दूं यहां पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो मैंने बढ़िया सुंदर अंदाज में ये लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये आपका एक टर्न के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। राइट, आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न हो, क्लियर, इफ देयर आर n number of turn, if there are n number of turn in the coil, अगर कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न होंगे तो इसमें क्या करूं n का मल्टीप्लाई कर दूं। तो b बराबर आपका हो जाएगा बेटा म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नहीं आई बात समझ में? सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही? अगर किसी ने बोला ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, तो यहां तक कर देना पर्याप्त है। क्लियर है? बाकी का अगर उसने आगे पूछा तो बताना, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। जितना पूछे उतना जवाब दो। क्लियर? अगर उसने बोला ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला ऑल्सो कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, अभी तो हम एक्सिस पे किसी पॉइंट पे कर रहे थे, अब सेंटर पे पूछ रहा है, तो सेंटर पे निकालने के लिए क्या करेंगे आप सुनो, पहले बताओ मुझे। ये पॉइंट P है, ये O है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है। अगर मैं पॉइंट P को सरका के इधर ले आऊं तो बताओ x की वैल्यू बढ़ जाएगी या घट जाएगी? घट जाएगी। और अगर पॉइंट P सरका के सीधो यहां ले आऊं O पे ही, तो x कितने गए जाओ O पे ले आओ, इसका मतलब सेंटर पे आ गया।
तो एट सेंटर एक्स बराबर, एट सेंटर एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 रख दूंगा तो ये नजारा ऐसा हो जाएगा, बी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर, और ये हमारा आर स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो भैया एक्स स्क्वायर तो हट गया, 0 हो गया, ये 2 से 2 टुनक दूं तो b बराबर, अब मैं पूछूंगा, किसी से भी पूछ सकता हूं इसलिए ध्यान से देख लेना आंखें फैला के, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई। अब बताओ ऊपर आर स्क्वायर बचा है, नीचे क्या बचा है, आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब काटूंगा तो क्या बचेगा, आर। क्लियर? तो ये काय का फॉर्मूला आ गया, सेंटर पे यही तो आया था, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में? कितने लोगों को लगता है कि हाँ क्लियर है, पक्का समझ गए? सुनते जाओ, मुझे खत्म करा दो सीधा, उसके बाद ही आप लोग पढ़ना। यहां तक सीन क्लियर है? सेंटर पे पूछे तो निकालना, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। अब मेरी दूसरी बात, मेन फॉर्मूला ये है एक्सेस पर, सेंटर पे पूछे तो ये निकालना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको देखो जरा, बी और एक्स एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आप मुझे बताओ, एक्स बढ़ेगा तो बी, एक्स यही तो है, एक्स बढ़ने का मतलब मैं और आगे जाऊं तो एक्स बढ़ जाएगा, और एक्स बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। यस और नो? और आप लोगों को पता हो, मैंने चैप्टर 1 में भी ये बात बताई थी, 11th में भी आपने पढ़ी होगी, दो क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। याद दिला रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, जैसे ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो ए और बी के बीच का जो ग्राफ होता था, अगर आपको याद हो तो हाइपरबोलिक होता था इस टाइप का। याद है सभी को? तो ये ग्राफ अब यूज होगा, तो गौर से देखिएगा सब लोग। पहले मुझे ये बताओ, जैसे जैसे यूं जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो मैक्सिमम कहां था? सेंटर पे। सेंटर से जैसे जैसे दूर जाता जाऊंगा एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा तो बी कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां था? सेंटर पे। सेंटर से और आगे जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। तो आओ इसको एक ग्राफ के थ्रू हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, तो गौर से देखिएगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी आपने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन बनाते हो। ये ऑरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहां पर मैं डिस्टेंस को शो कर रहा हूं, यहां पर ओ पॉइंट जो है वो इस सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस एक्स है, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस एक्सिस पे मैं मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा हूं। सीन क्लियर है? क्या शो कर रहा हूं? आप बताओ, ग्राफ में अगर मैं ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा हूं तो आप मुझे बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है या घट रही है? यानी बढ़ी हुई चीज का पॉइंट ऊपर जाएगा या नीचे? ऊपर। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? अब आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, तो आप मुझे बताओ एक्स बढ़ेगा? एक्स बढ़ेगा तो बी, तो बी सबसे ज्यादा कहां था? इसमें सेंटर कौन है? ओ। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है तो पॉइंट ऊपर की तरफ लूं या नीचे की तरफ लूं? तो ये मैंने मान लिया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है, ये सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है। अब जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम होगा, क्योंकि एक्स बढ़ेगा तो बी घटेगा, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। बोलो भैया, नहीं यही बात समझ में? अब चलो इधर की, अब जरूरी नहीं है पॉइंट इधर ही मानूं, इस तरफ भी तो मान सकता था। अब इधर की तरफ मानूंगा तो बताओ इधर जा रहा हूं या इधर जा रहा हूं? इधर जा रहा हूं, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं, माइनस एक्स एक्सिस है ये। अब आप बताओ, एक्स की वैल्यू अगर मैं इधर जाऊंगा तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन एक बार बताओ, एक्स की वैल्यू नेगेटिव धरू देंगे तो स्क्वायर होके हो तो पॉजिटिव ही जाएगी। तो फिर से इधर की तरफ आऊंगा तो भी एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा तो भी। तो आप बताओ इस तरफ ग्राफ कैसा बनाऊं? ऐसे ये नत्थूलाल की मूछें बन जाएंगी। नहीं है मेरी बात समझ में? तो अगर उसने बोल दिया कि सर्कुलर कॉइल के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करिए, बोले तो बनाना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। जो बोला समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अब सबसे लास्ट बात, जो तगादा आपका रह गया है समझने का, वो समझ लें, ठीक है? अब वैसे एग्जाम में आप ऐसे ही डायरेक्ट कर देना, बाकी का कुछ लोग रीजन जानना चाहते हैं कि जे थीटा है तो जे थीटा क्यों है, जे और बताओ। तो मैंने बोला था ना 10 मिनट बाद बताऊंगा, समय आ गया है। आओ देखो,
तो इसको मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ, यहाँ बनाऊंगा तो हौच पौच हो जाएगी, घिचपिच हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ कोपचे में ले रहा हूँ इसको, ठीक है? तो आ जाओ। हाँ, कोपचे में। लिसन, ये वाली लाइन बेटा मैंने ये खींच दी, ये वाली लाइन मैंने ये थीटा। तुम लोग समझ तो रहे हो ना? ये वाली जो डीबी कॉस थीटा वाली लाइन है वो ऐसे है, ठीक है जी, और ये डीबी वाली लाइन वो ऐसे है। अब बेटा हमारा मुद्दा ये है कि ये एंगल थीटा कैसे आया। सही बोल रहा हूं? कहानी समझ में आ रही है? फिगर समझ में आ रहा है? तो अब मैं आपको जवाब, मैं का जवाब दूं? जवाब तो तुम दोगे, पढ़े लिखे जो। क्लियर? बताना जरा, देखें कौन सा बता गो। जे एंगल कितने गए? तो जा मैं दिख गो कहा है 90 जे 90 है। समझ गए? अच्छा, अगर जे 90 है और जे थीटा है तो जे बताओ जे कितने गए हैं? लपक गए? तो जे एगो त्याओ 90 माइनस थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ, तुमने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी अभी राइट हैंड पाम रूल से, तो करंट ऐसे था, पॉइंट ऐसे था और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था। तो ये वाली लाइन और ये लाइन ये कैसी हैं? तो बताओ ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी हैं? तो जा को मतलब जे एंगल कितने गए? अब ये पूरा 90 है, मुझे जे वारो एंगल चाहिए, तो 90 में थे जाए माइनस करता हूं, तो 90 में से मैंने माइनस किया 90 माइनस थीटा। तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना? तो 90 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 90 माइनस माइनस प्लस, 90 से माइनस 90 कट गए, थीटा बच गए। आएगा थीटा? नहीं, यही बात कहो तो जगह बता दूं। नहीं नहीं, कहो तो बता दूं ना, बता रहा हूं। क्लियर है? समझ में आया ना? ऐसे ही आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आया? हल्ले नहीं हल्ले। कल इतना अच्छे से प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है? अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।